आइए, वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राज आनंद और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जो कि DSSS KVS NVS CTET झारखंड टेट बिहार टेट यूपी टेट और भी जो अन्य जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। विशेष करके ये जो टॉपिक है DSSS में इसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहती है। इस पे से क्वेश्चन जो है बहुत देखने को हमको मिलते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हमारे पूर्व की टॉपिक जो चल रही थी लर्निंग, और लर्निंग के अंतर्गत ही ये एक सब टॉपिक है जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। स्किनर के ही द्वारा ये दी गई एक सिद्धांत है, एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहेंगे द प्रोसेसिंग फैक्टर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना। आज हम लोग बात करेंगे स्किनर के द्वारा दिया गया जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के जो सिद्धांत उसके उपभाग को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए साथियों, हम लोग आते हैं, प्रोसीड करते हैं, टॉपिक की ओर आते हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हम चाहेंगे हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे इस मानव कल्याणकारी भाव को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसका मतलब हमारे वीडियो को आप शेयर करेंगे, है ना। तो आइए साथियों, हम लोग देखते हैं चीज़ों को और जानने की कोशिश करते हैं। और आज हम लोग जो बात करेंगे उस सब टॉपिक छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे अवधारणा है और इस चीज़ों को देखने की हमें कोशिश करेंगे। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो है एक अवधारणा अजम्पशन है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फैक्टर, है ना। एक बार मैं थोड़ा सा मार्कर बदल लेता हूँ, है ना। अच्छा, या तो कंसेप्ट लोग देखेंगे द प्रोसेसिंग फैक्टर, है ना। प्रोसेसिंग फैक्टर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रभावी कारक। कारक प्रक्रिया। इस एक छोटे से अवधारणा को देखेंगे, एजम्पशन को देखेंगे और इसमें से हम चीज़ों को बहुत अच्छे बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ें होती है। व्हाट आर द प्रोसेसिंग फैक्टर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर हमने पूर्व में, अगर आप हमारे वीडियोस को अगर नहीं देखे हैं पिछले एपिसोड्स को, तो आप जरूर देखेंगे। वहाँ पे हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में ज़बरदस्त बातें की है, आप उसे देख लेंगे। तो साथियों, आज हम बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग फैक्टर क्या है। मतलब कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है, उसके क्या क्या है, जो उसके प्रक्रिया में आने वाले जो फैक्टर है, आज उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फैक्टर पर, है ना, प्रोसेसिंग फैक्टर पर, मतलब कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है, इसके क्या क्या फैक्टर हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, कारक के ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे स्किनर महोदय जो है अपने पुस्तक में यहाँ पे 4 प्रकार के कारक का, वैसे होते और भी हैं लेकिन हम यहाँ पे आपको 4 प्रकार का ही वर्णन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे होते हैं बहुत है लेकिन हम लोग 4 को ही देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें DSSS भी जैसे एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिला है, रीट जैसे एग्जाम्स में भी यहाँ पे देखने को मिला है, इसीलिए हम इस चीज को यहाँ पे टच करते हैं। तो आइए साथियों में देखते हैं फैक्टर पे। अगर बात करें 1 नंबर पे, तो यहाँ पे आती है इसी फैक्टर के अंतर्गत जो चीजें आती है, पहला आता है हमारा शेपिंग, है ना। ये होता है पहला शेपिंग। वहीं अगर शेपिंग के बाद अगर हम दूसरी चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर उभर के आता है हमारा, वो है एक्सटिंक्शन। और थर्ड वन दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। और अगर हम चौथे नंबर पे अगर हम बात करें साथियों, तो ये आता है रेनफोर्समेंट। ये 4 हम लोग देखेंगे जो मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शेपिंग को देखेंगे। शेपिंग को अगर हिंदी में कहे तो हम लोग इसको कहते हैं आकृतिकरण, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं आकृति। थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होगा कि मात्रा में थोड़ा सा
गलतियां हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, आप थोड़ा सा उसको केयर नहीं करेंगे, है ना। आकृतिकरण, एक्सटेंशन को हिंदी में कहते हैं बहिर्गमन, और स्पॉन्टेनियस रिकवरी को हिंदी में कहते हैं स्वतः आपूर्ति, और रेनफोर्समेंट को हिंदी में आप परबलन भी कहते हैं और पुनर्बलन भी कहते हैं। और इस चीज को तो हम लोग जबरदस्त तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं ये चीजें क्या होती है। वैसे सैपिंग के अंतर्गत भी जो है हम लोग 3 पार्ट को देखेंगे और यहाँ पे एक एक करके जानकारी लेते हैं कि ये चीजें क्या है। तो सर्वप्रथम बात साथियों ये जानने वाली बात है कि व्हाट आर द प्रोसेसिंग फैक्टर फॉर द ऑपरेंट कंडीशनिंग। फॉर बीइंग द ऑपरेंट कंडीशनिंग देयर आर द many processing factor which leads the operant conditioning, but only here we talk only 4 है ना, which is more beneficial as the point examination of view. So only we'll talk about the 4 of the processing factor, and the first one that is the sapping, and second one is extinction, and third one is the spontaneous recovery, and fourth one is reinforcement. And this is the most important point, and also we will discuss in later videos. In next videos we will discuss briefly about the reinforcement, and this part, only this part, either in CTET exams or many exams, reinforcement carries the मार्क्स, है ना। यहाँ से पुनर्बलन के बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, चाहे वो सीटेट हो। अगर DSSS की बात करती है, चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अगर सीटेट की बात करें तो वो हमारा एनफोर्समेंट होती है। और अगर और भी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वहाँ पे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे साथियों, एक बार दिल थाम के बैठ जाए और साथ में जो है कॉपी पेन लेके इसको नोट भी करते चलेंगे, चीजें क्या होती है क्या चीजें नहीं होती है जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। बात करते हैं साथियों कि ये शेपिंग क्या होती है, आकृतिकरण क्या होती है, हम लोग इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों होता क्या है, प्राणी के जो भी व्यक्ति होते हैं उसकी जो आकांक्षा होती है उसकी अलग अलग आकांक्षा होती है, और आकांक्षाओं की परिपूर्णता हेतु वो क्या करते हैं तो कार्य करते हैं। लेकिन कार्य तो अपने सिरे से करते ही हैं, लेकिन उनको जरूरत पड़ती है किसी स्टिमुलस की, किसी रेनफोर्समेंट की, एक सहयोग की, और जो सहयोग के आधार पर अगर वो सफलता को प्राप्त करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वह एक सक्सेसफुल पर्सन है। तो हम यहाँ पे चीजों को देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे स्किनर महोदय इनका वर्णन करते हैं। अगर बात करें सैपिंग, तो सैपिंग का मतलब होता है टू गिव सम शेप्स। जब हम व्यक्तियों को किसी अपने इच्छा अनुसार कोई शेप देने की बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं शेपिंग। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में अपने अनुसार उसकी व्यवहार में परिवर्तन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं शेपिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे प्राणी मात्र लोग हैं, जो प्राणी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व में हम बात करें, उनके व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, उसके व्यवहार में अपना इच्छा अनुसार उसमें जो परिवर्तन करते हैं, और इच्छा अनुसार जब परिवर्तन करने में जो प्रक्रिया निहित होती है उसी को हम लोग कहते हैं शेपिंग, आकृतिकरण। फिर से एक बालक हमें दे दी गई और हमें उस बालक को जो है एक मान लिया जाए कि सपोज में डॉक्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर बनाने के लिए इच्छा मेरी है, हम अपने अनुसार से उसको ढालना चाहते हैं, जैसा हम उसे ढालना चाहें, तो हम उसके लिए क्या करेंगे ना कि हम उसके लिए कुछ एक प्रक्रिया निहित करेंगे, उसके अंदर में एक प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्टिव चीजें हैं वो चीज हम उसके ऊपर में इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेपिंग कहते हैं, आकृतिजन्य कहते हैं, आकृतिकरण कहते हैं। आकृतिकरण क्या है, तो कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अपने इच्छा अनुसार जो उसमें हम क्या करते हैं, आकार प्रदान करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शेपिंग और आकृतिकरण। तो यहां पे क्या होती है, व्यक्तियों के मतलब अपने अनुसार, है ना, इच्छा अनुसार डिजायरेबल, मेरे डिजायर के अनुसार, इच्छा अनुसार व्यवहार में, मतलब बिहेवियर, इंग्लिश मीडियम वाले साथ में लिखते हुए चलेंगे, डिजायरियस बिहेवियर, है ना,
डिजायरियस बिहेवियर मतलब अपने इच्छानुसार जो व्यवहार है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए हम जो प्रक्रिया को यूज करते हैं, प्रोसेस जो यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शेपिंग। ध्यान दीजिएगा, किसी जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक कुम्हार जो है एक घड़े के शेप या किसी एक मिट्टी को एक स्पेशल शेप देते हैं। वो शेप जो देते हैं वो क्या कहलाता है? आकृतिकरण कहलाता है। तो कुम्हार एक बर्तन जो बनाते हैं उसका आकार वो अपने इच्छा अनुसार देते हैं। तो अपने इच्छा अनुसार जो कुम्हार उस मिट्टी को जो आकार दिए उसी को हम लोग आकृतिकरण कहते हैं। ठीक कुम्हार के तरह से एक शिक्षक होते हैं और एक शिक्षक अपने इच्छा अनुसार, एक अभिप्रेरक अपने इच्छा अनुसार बच्चे को ढालते हैं उस सांचे में। तो हमारे स्किनर महोदय कहते हैं एक बच्चा मेरे को दे दो, मैं जैसा बनाना चाहूँ वैसा बना सकता हूँ, ये जो है चीज़ है। तो वो क्या कहते हैं, बात यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो बात कर रहे हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक बात करते हैं कि वो बच्चे दे दो ना। वो बच्चे किस प्रकार से, एक मिट्टी के तरह से हैं और जो शिक्षक होते हैं वो कुम्हार के तरह होते हैं, और वह जो मृदा होती है उस मिट्टी को जो है वो एक शेप देते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट साइकोलॉजिकल मेथड्स, द मोटिवेशन, द रियल असिस्टेंस, द रेनफोर्समेंट, इन सारी चीज़ों का यूज करके वो एक स्पेशल आकार देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? आकृतिकरण। कहने का तात्पर्य है एक बच्चे को जब विशिष्ट आकार प्रदान की जाती है, आकार प्रदान मतलब ये नहीं कि खिला पिला के मोटा कर दिए, ये बात नहीं है। उनके व्यवहार में इच्छानुसार जो परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है उसी को हम लोग शेपिंग कहते हैं। आई होप साथियों बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आकृतिकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 भागों की बात चर्चा अपनी पुस्तक में उनकी आती है। तो हम लोग बात करते हैं कि शेपिंग के ही अंतर्गत जो चीजें आती है वो होता है, पहला हम लोग बात करते हैं जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स के बारे में। यहाँ पे 3 भाग की बात करते हैं शेपिंग के अंतर्गत। पहला है जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स, हिंदी में इसको कहेंगे तो अनुक्रिया का सामान्यीकरण। ये होता है अनुक्रिया का सामान्यीकरण, अनुक्रिया का सामान्यीकरण। थोड़ा सा मे भी छोटा लगता होगा क्योंकि जगह थोड़ा कम था, एक ही बोर्ड में हमको कंप्लीट करता क्योंकि मिटाने में भी टाइम लग जाता है। तो देखेंगे शैपिंग तो आप समझ में आ गए होंगे, इसकी शैपिंग होता क्या, आकृतिकरण क्या होता है? बच्चों को एक विशिष्ट व्यवहार में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग शैपिंग कहते हैं। बात समझ आपको आ गई। शैपिंग के भी 3 उपभाग को यहाँ पे दर्शाया गया है और वो है पहला जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स, अनुक्रिया का सामान्यीकरण। अब ये अनुक्रिया का सामान्यीकरण क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। वैसे साथियों आप जानते होंगे कि व्यक्ति अपने स्वभाव से एक जैसे ही होते हैं। किसी विशेष अगर कोई विशेष कंडीशन हो, उस विशेष कंडीशन में व्यक्तियों के जो स्वभाव है वो एक जैसा होते हैं, जिसके वजह से हम लोग कहते हैं कि जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे आंख में एकाएक जो है हार्ड लाइट जो है पूरा एकदम डीप लाइट दी जाती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। यह प्रक्रिया सबकी समान ही है। वैसे अनुक्रिया जो किसी एक विशेष स्टिमुलस के, किसी विशेष उद्दीपक के कारण से जो अनुक्रिया जो सामान्य रूप से होती है उसी को हम लोग कहते हैं जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं बाइक लेके, एकाएक वहां से ट्रक वाले एकाएक हार्ड लाइट देते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है। यह अनुक्रिया सबके लिए सामान्य होती है। तो यही तो हमारा अनुक्रिया का सामान्यीकरण कहलाती है। अर्थात क्या है, चीजों को समझिएगा कि एक विशेष स्टिमुलस के कारण से जो सामान्य रूप से लोगों में जो एक जैसा परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं हम लोग जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स, अनुक्रिया का सामान्यीकरण। आप हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले साथ में लिखते चलेंगे, हम बातों को बोल रहे हैं, आप उसको नोट करते चलेंगे अपनी भाषा में तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमने आपको क्या कहा। जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स आपने समझ गया होगा। हमने क्या बोला कि जब हार्ड लाइट हमारे आंखों में पड़ती है तो आंखें, ये सब व्यक्तियों की ऐसा ही एक यहाँ पे सामान्य व्यवहार होती है, उनकी आंखें बंद हो जाती है। बात समझ में आ गई। अगर दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि हमारे हाथ में एक सुई गड़ जाती है। अब सुई गड़ जाने से क्या होती है, तो सुई गड़ जाने से क्या होता है ना कि हमें देह हाथ सिकुड़ जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये सामान्य प्रक्रिया है। हमारे जैसे कि सुई गड़ जाती है, सपोज हम सुई गड़ती है तो हम क्या करते हैं, बॉडी को सिकुड़ लेते हैं। बचपन में आप जब कमर में सुई लिए होंगे
तो आप देखे होंगे कि बहुत जोर से आप टाइट कर देते होंगे, एकदम पिछवाड़ा है कि नहीं। ये क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सुई लेने के पहले जो एकदम बहुत अच्छा से स्माइल करके सुई ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये सुई लगता है तो वो ना पूरा बॉडी को उस जगह पे टाइट कर लेते मांसपेशी को। ये क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स है। ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब क्या है कि एक विशेष उद्दीपक के कारण से जो विशेष सामान्य एक विशेष उद्दीपक के कारण से सामान्य प्रकार की जो व्यवहार प्रस्तुति की जाती है उसी को हम लोग जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स कहते हैं, अनुक्रिया का सामान्यीकरण कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, जो दूसरा जो उपभाग है उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव हैबिट, है ना। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव हैबिट, है ना। आदत का प्रतिस्पर्धा, या हिंदी होता है, हैबिट्स लगा दीजिए, आदतों की प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा ये होता है शायद, देख लीजिएगा एक बार हिंदी में। तो आदतों की प्रतिस्पर्धा को जानते हैं, ये क्या चीज होती है। देखिए, एक स्टिमुलस के बहुत सारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं, एक स्टिमुलस के बहुत सारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं, और उनमें से एक का चयन करना ही क्या कहलाता है, कॉम्पिटिटिव हैबिट्स कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये चीज आप पूरे YouTube में खोज लीजिएगा, द प्रोसेसिंग फैक्टर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। पूरे YouTube में कोई किसी ने नहीं पढ़ाया है, लेकिन DSSS में क्वेश्चन भगवान पूछा है, इसीलिए ना आप लोग जरूर पढ़िए इसको। तो देख लीजिएगा, मैंने सर्च किया था द प्रोसेसिंग फैक्टर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको कर रहा हूं, और लोग करते भी हैं, वो पेड क्लास में लोग करते हैं, मैं आपको ऐसे ही कर रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा कॉम्पिटिटिव हैबिट्स क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक स्टिमुलस के बहुत सारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं, एक उद्दीपक के कारण से बहुत सारे अनुक्रिया हो सकती है। और देखिए, बहुत जो हमारे वीडियोस में नए हैं उनको लगता है उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है, पिछले वीडियोस को देखिए, वहां हमने इसकी विस्तृत चर्चा की है, तो आप वहां से देख सकते हैं, है ना। तो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट में हम उसका क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसका लिंक शेयर कर देंगे, वहां से आप देख लेंगे। तो कॉम्पिटिटिव हैबिट्स क्या होती है, आदतों की प्रतिस्पर्धा की बात करें तो एक स्टिमुलस, एक उद्दीपक के बहुत सारे प्रतिक्रिया हो सकते हैं, बहुत सारे अनुक्रिया हो सकते हैं, और उन अनुक्रियाओं, उन जो उद्दीपक है उसकी विशेष चयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव हैबिट्स कहते हैं। मान लिया जाए आपके सामने हम बहुत सारा उद्दीपक देते हैं, आपके सामने उद्दीपक के तौर पर अगर हम कहें तो जैसे हमारी वीडियो क्लास है जो फ्री ऑनलाइन क्लास है, और दूसरी जो एक पेड क्लास होती है जो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, पेड क्लास में पढ़ाते हैं। आपके मन में चयन करना है कि आपको फ्री क्लास लेनी है कि आपको जो है पेड क्लास लेनी है। आपको यहाँ पे एक भी रुपये पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ आपकी मेहनत लग रही है, आपका एफर्ट लग रहा है, और वहाँ पे जो है टीचर्स जो है आपको पैसे लेते हैं, और वो हो सकता है कि इससे बेहतरीन चीज वो आपको दे सके। तो आपको चयन करना होता है, और आप चयन खुद से करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव हैबिट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव हैबिट्स कहते हैं। अब देखते हैं सैरिएशन क्या होता है। एक तीसरा जो उपभाग है उसको हम लोग सैरिएशन कहते हैं, और इसको सैरिएशन को हिंदी में हम लोग श्रृंखलाबद्धता कहते हैं, हिंदी में, है ना, बद्धता। तो सैरिएशन क्या होती है, सीरीज क्या होती है, तो हम बता रहे हैं आपको इस तरह से कि देखिए, जब आप सफलता के मार्ग में जब प्रशस्त होते हैं तो आपकी जो उद्दीपक है, उद्दीपक के कारण से जो अनुक्रियाएं हुई वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से वो चलते रहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको सफलता प्राप्त करनी है, यहाँ पे सक्सेस प्राप्त करनी है ना, सक्सेस प्राप्त करनी है। सक्सेस प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। तो आपके बीच में आपके पास जो उद्दीपक उद्दीपक के कारण से जो भी अनुक्रिया आई, उस अनुक्रिया के कारण से इंटरलिंक्ड कंटिन्यूसली जो आप सफलता को प्राप्त कर पाते हैं, जो कि एक सीरीज में होती है, एक सीरीज में होती है, उसी को हम लोग श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। श्रृंखलाबद्धता क्या है हम बताएंगे आपको कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से आप सक्सेस तक
फ्रॉम द नादिर पॉइंट टू द पिनकल पॉइंट। आप जब मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते आपके पास जो उद्दीपक आती है और उस उद्दीपक के कारण से जो आप अनुक्रिया करते हैं वह उन अनुक्रिया दूसरे को असिस्ट करते हैं, दूसरे को असिस्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं अनुक्रिया, और तब अंतोदगतवा जाके आप सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। यही हमारा सरिएशन या श्रृंखलाबद्धता कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि मान लिया जाए कि आपको जो है DSSB की एग्जाम या सीटेट की एग्जाम क्रैक करनी है। फॉर द क्रैकिंग द सीटेट एग्जामिनेशन यू आर इन ए पोजिशन टू लेवर हार्ड एंड हार्ड। आपने शुरू से मेहनत किया और दिन ब दिन वो जो भी चीज़ें आपको मिलती गई उनसे आपकी अनुक्रिया हुई, उद्दीपक के तौर पे जो भी चीज़ मिला आप उसका अनुक्रिया किए, उनसे कुछ रिस्पांस दिए और वही रिस्पांस आगे असिस्ट करता है, आगे बढ़ाता है और फिर आप अनुक्रिया करते हैं, फिर उससे नई चीज़ों को सीखते हैं, फिर उससे जोड़ के नई चीज़ों को सीखते हैं। तो पुराने चीज़ों से जोड़ जोड़ के नई चीज़ों का निर्माण करते चले जाते हैं। इसी का आप लोग क्या कहते हैं, अंतोदगतवा। जब आपको सफलता मिलती है तो आप कहते हैं कि मेरी श्रृंखलाबद्धता, रिस्पांस की श्रृंखलाबद्धता हो गई यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको साथियों समझ में आ गई होगी। ये आपने देख लिया शैपिंग को, यहाँ तक अभी तक आपने देखा। अब हम लोग बात करते हैं बहिर्गमन क्या होता है, एक्सटिंक्शन जो होती है ये क्या होता है। तो एक्सटिंक्शन का मतलब होता है बहिर्गमन, और बहिर्गमन को अगर हम ऐसे बोले तो मतलब बहिर्गमन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हटा लेना। शॉर्ट में अगर हम लोग बोले ऐसे व्यवहारिक रूप से, यहाँ पे एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज का हटा लेना। तो समझिएगा ये किसी चीज का हटा लेने का मतलब क्या है कि देखिए, जब हम कोई उचित प्रक्रिया होती है, जिससे कोई प्रक्रियाएं चल रही है और उस प्रक्रिया में अगर विशेष प्रकार से अनुक्रिया हमें मिलती है तो जो पुनर्बलन दिया गया उस पुनर्बलन को हटा लेना ही एक्सटिंक्शन कहलाता है। देखिए, सच पूछा जाए तो पेडागोजी और जो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत जो टर्म्स है वो जबरदस्त टर्म्स है, और विशेष करके हिंदी में तो बहुत माथा खराब करता है क्योंकि वर्ड ही ऐसे कुछ आते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के आपके पास रखते ताकि आप इंग्लिश में दोनों लिखेंगे, तो क्योंकि इंग्लिश के वर्ड बड़ा ही बढ़िया होता है, हिंदी के वर्ड थोड़ा सा पेचीदा होता है। लेकिन समझिएगा, और अगर साहित्यिक ढंग से अगर आप पढ़ेंगे साथियों तो आपको बहुत ही कठिनाई होगी, लेकिन जब आप व्यवहारगत चीजों से जोड़ के पढ़ेंगे आपको शायद में भी फायदा हो सकता है। अब देखते हैं एक्सटिंक्शन होता क्या चीज, बहिर्गमन क्या होता है। हमने बताया बहिर्गमन का मतलब किसी चीज को हटा लेना। तो कोई बच्चा मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के समय जो आपने पुनर्बलन दी, उनको जो रेनफोर्समेंट दी, जो हेल्प दिया, और जब हेल्प देने के बाद देखते हैं कि वह एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुति दे रहा है, हम लोग पुनर्बलन को हटा लेते हैं, और पुनर्बलन को हटा लेना ही हमारा यहाँ पे एक्सटिंक्शन कहलाता है। एक्सटिंक्शन क्या है, तो एक्सटिंक्शन एक ऐसी प्रक्रिया, देखिए साहित्यिक ढंग से आप परिभाषा को सुने। एक्सटिंक्शन क्या है, तो एक्सटिंक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई एक कार्यनिधि के तत्वाधान में उसके अंतर्गत जो पुनर्बलन दी जाती थी, उस पुनर्बलन के तौर पे जो प्रक्रियाएं चल रही थी, और वैसे प्रक्रियाएं जो कि निरंतर एक यथेष्ट जो प्रक्रिया देखी जा रही है हमको उस पुनर्बलन के कारण से, तो देखते हैं कि यह सुचारू ढंग से उस कार्य को कर पा रहे हैं तो पुनर्बलन को हटा लेते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं एक्सटिंक्शन। क्या कहते हैं इसको, बहिर्गमन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बहिर्गमन कहते हैं। मतलब क्या है कि जब हम देखिए कोई कार्य बच्चा कर रहा है, उदाहरण समझिएगा, मान लिया जाए बच्चा को मैथ दिया बनाने और वो मैथ बनाने में असक्षम था, हमने उसे क्या किया, हमने उसे एक छोटा सा सपोर्ट दिया और बच्चा मैथ बना पा रहा है। जब बच्चा लगातार उस तरह का मैथ बना पा रहा है तो हम लोग पुनर्बलन को हटा लेंगे, अब सपोर्ट उसको नहीं चाहिए। सवाल जब बच्चा देखिए कि शुरुआती दौर में बच्चा सवाल नहीं बना पा रहा था, लेकिन हमने क्या की, हमने क्या करा, तो हमने उसको पुनर्बलन दे दी। पुनर्बलन का मतलब उसको सहयोग दिया। जब उसको छोटा सा सहयोग दे दिया तो वो अब उस कार्य को अपने उचित तरीके से कर पा रहा है। जब उचित तरीके से वो कार्य कर पा रहे हैं तो अब उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अब सपोर्ट हटा लीजिए। तो इसी प्रक्रिया को तो हम लोग कहते हैं बहिर्गमन। तो कहेंगे जब आपके पास उचित प्रक्रिया होती है, जब उचित प्रक्रिया आ जाती है तो पुनर्बलन को आप क्या कीजिए, तो पुनर्बलन को मतलब रेनफोर्समेंट को आप हटा लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। समझ बात को, इसी को कहते हैं हम लोग एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इज अ प्रोसेस, एक्सटिंक्शन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑन द स्टूडेंट व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द रेनफोर्समेंट
as like the reinforcement provided to the student and the students are unable to do the work very easily, then the teacher should have to avoid the reinforcement, then that is known as the extinction. हमने बोला कि वैसे बच्चे जो कि रेनफोर्समेंट का हेल्प लेके सवाल को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो टीचर को, एक अच्छे शिक्षक को वहां पे पुनर्बलन को हटा लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा तो कार्य को उचित तरीके से कर पा रहा है। भले पूर्व में हमने उसे क्या दिया, पुनर्बलन दिया, लेकिन वो कार्य को अच्छे से कर लिया, तो पुनर्बलन को हम लोग हटा लिए, वो कार्य को तो अच्छे से कर ही रहा है। तो हटाने की जो ये प्रक्रिया हुई ना, तो हम लोग कहते हैं इसको एक्सटिंक्शन। लेकिन कब हटाते हैं, जब उचित प्रतिक्रिया मेरे को मिलने लगता है। समझ गया बात को? उदाहरण के तौर पे दिया कि मैंने एक सवाल दी बच्चे को और बच्चा बना नहीं पा रहा है, तो एक टीचर को वहां पे उन्होंने सपोर्ट दिया। वो सपोर्ट क्या है, पुनर्बलन है। और वो जब सवाल को बनाने लग गया, तो वहां पे अब उसे हेल्प की जरूरत नहीं है, टीचर को वहां से अपना रेनफोर्समेंट जो है वापस लेना चाहिए, मतलब हटा लेना चाहिए, और बच्चा खुद से सवाल को बना रहा है। तो इसी प्रक्रिया को तो हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्शन। ये बात आपको समझ में बात साथियों आ गई होगी। अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, स्वतः आपूर्ति क्या है। तो उसी प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले तो साहित्यिक ढंग से देख लीजिए कि ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती क्या चीज है। जब एक विशिष्ट कार्य और सक्षमता को प्रदर्शित करती है, तो वहां पे पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, और पुनर्बलन हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं। और जब देखते हैं कि वो उचित कार्य कर पाते हैं, तो हम लोग पुनर्बलन को फिर से हटा लेते हैं, और फिर उससे लेवल थोड़ा सा ऊंचा करके सवाल जब देते हैं, उसको फिर पुनर्बलन की जरूरत पड़ती है, उसे पुनर्बलन फिर देते हैं, और पुनर्बलन देने के बाद जब वो उचित प्रक्रिया करने लगते हैं, पुनर्बलन को फिर वापस हटा लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो स्वतः आपूर्ति कहते हैं। क्योंकि जब पुनर्बलन समय दर समय आप उसे पुनर्बलन देते रहेंगे, तो उसमें जो लर्निंग होगी ना, जबरदस्त लर्निंग होती है। इसी को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। चूंकि होता क्या है कि देखिए, हमने जो रेनफोर्समेंट दिया, सपोर्ट समझिएगा बात को, एक बात बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक बच्चे को हमने एक टॉपिक से पढ़ाया परसेंटेज, और परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर जब मैंने पढ़ाया, तो प्रतिशत चैप्टर पढ़ाने के बाद हमने उसे सवाल दिया, बच्चा बना देता है। लेकिन प्रतिशत चैप्टर जब बता रहे थे, तो हमने वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट को वहाँ पे उनके पास रखा। ये प्रकार से रेनफोर्समेंट था। अब वो बच्चा सवाल बना पा रहा है, लेकिन एक जगह पे वो सवाल बनने में फंस जाते हैं, क्योंकि वह परसेंटेज जो है रेशियो से संबंधित हो गया था। वहां पे हमने फिर पुनर्बलन दिया उसे, और वो जो है रेशियो वाले सवाल को उन्होंने बना लिया। हमने पुनर्बलन को रोक दिया वहां से, अब वो रेशियो वाले सवाल को वो अच्छे तरीके से बना पाते हैं। रेशियो से मतलब परसेंटेज वाले सवाल को उन्होंने बनाया, क्योंकि पुनर्बलन हमने दिया। और जब परसेंटेज बन गया, तो अब हमने देखा कि रेशियो की सवाल दी उसको, तो देखे कि चूंकि आप जानते हो कि रेशियो परसेंटेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है, लेकिन बच्चे में अंडरस्टैंडिंग वेस्ट नहीं हो पाया, तो हमने उसे फिर पुनर्बलन दिया। और पुनर्बलन देने के बाद बच्चा क्या कर पा रहा है ना, कि उस कार्य को फिर से रेशियो वाले सवाल को भी अच्छे से बना पा रहा है। तो हमने फिर पुनर्बलन को हटा लिया, और देखिए, हमने बार बार पुनर्बलन को हटाया, जहां जरूरत पड़ा वहां पे दिया, और हम लोग देखते हैं कि अंतोगतवा जो उसमें रिकवरी जबरदस्त होता है, लर्निंग बहुत अच्छा हो पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक शिक्षक को समय दर समय उसे पुनर्बलन देते रहना चाहिए, चाहे वो अभिभावक हो, उसके समय दर समय पुनर्बलन देते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, कि जो है, एक मिनट, चलिए, थोड़ा सा फोन वगैरह आ गया था, है ना, तो मैं कहाँ था, डिस्टर्बेंस तो हो जाती है, लोग फोन कर देते हैं। कोई बात नहीं है, आप हमारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे प्यारे साथी हैं, है ना, बच्चे तो नहीं, मेरे साथी ही हैं। और वैसे मैं ज़्यादा आप लोग से सीनियर ही होऊंगा, या तो फिर साथी ही होंगे, है ना। तो आइए चीज़ों को देखते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी में। तो दर बदर जब आप उसे पुनर्बलन देते रहते हैं, फिर लेते रहते हैं, जब जरूरत पड़ती देते रहते हैं, तो इसमें देखते हैं कि वो लर्निंग जब बहुत अच्छा कर पाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, क्या चीज हुआ कि समझेगा कि जरूरत
जब जब जरूरत हुआ, आप लिखिएगा अपने भाषा में लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब जब जरूरत पड़ी पुनर्बलन की तो पुनर्बलन दिया गया, और फिर जब उचित प्रक्रियाएं वो करने लगे तो पुनर्बलन को वापस लिया गया। अंततः यही मिलता है कि पुनर्बलन देने के कारण से, समय समय पर देने के कारण से उसमें लर्निंग जबरदस्त होती है, बहुत अच्छा होती है। इसी को हम लोग कहते हैं द स्पॉन्टेनियस रिकवरी ऑफ द आइडियाज और द कंसेप्ट ऑफ द नॉलेज। अब बात करते हैं साथियों रेनफोर्समेंट, प्रबलन या पुनर्बलन की बात करते हैं। याद रखिएगा रेनफोर्समेंट का वर्ड को सबसे जबरदस्त जो यूज किया है तो वो क्या है, स्किनर साहब ने। यहाँ पे लोगों को समस्याएं हो जाती है कि पुनर्बलन, देखिएगा, और एक आता है हल। मैं अभी बात करूंगा अगले वीडियोस पे, छोटी सी वीडियोस होगी, वहां बात करूंगा रेनफोर्समेंट पर। तो चलिए, चूंकि आधा घंटा हो गया होगा, हाँ बिल्कुल हो गया है, हाफ एन आवर हो गया है, हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और हम लोग मिलते हैं रेनफोर्समेंट को अगले टॉपिक पे लेके। और यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पे, और इसको हम लोग बहुत सीरियस से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। चाहे DSSB के एग्जाम हो, चाहे सीटेट के हो, चाहे रीट के हो, चाहे झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, उत्तर प्रदेश टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, छत्तीसगढ़ टेट हो, मध्य प्रदेश टेट हो, कोई भी टेट एग्जाम्स हो वहां पे देखने को इसको मिल जाता है। इसीलिए हम लोग इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। तो साथियों, हम चाहेंगे हमारे अगर चैनल में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी जो वीडियोस आपके तक पहुंचेगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेगी, और आप शायद बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ हर उन टॉपिक को टच करूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमारी जो सीरीज चल रही है DSSB की, चूंकि DSSB एक बहुत अच्छी एग्जाम्स होती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन के लेवल देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ पे जो है सारे उन टॉपिक्स को लेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक टच करूंगा, चूंकि DSSB की सबसे बड़ी कमी ये रहती है ना कि वो जो है सिलेबस जारी नहीं करते हैं पेडागोजी के। तो यहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक्स को देखेंगे, चाहे वो सीटेट के हों, चाहे स्टेट टेट के हों, कोई भी टेट के हों, और हम उस चीज़ों को देखेंगे। और DSSB के जो प्रीवियस पेपर के आधार पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहेंगे साथियों कि अगर आप एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर में जो साइकोलॉजिकल के ढंग, साइकोलॉजिकल के विधि, मेथड्स आपके अंदर में जरूर होनी चाहिए। और बाय यूजिंग द साइकोलॉजिकल मेथड्स और द आइडियाज, द कंसेप्ट और द नॉलेज, you would be a good and effective teacher। तो चलिए साथियों, हम लोग अपनी चीज़ों को यहीं पे रखते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। हमारे साथ बने रहेंगे आप इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।